हेलो फ्रेंड्स, आभा दिस साइड। और आज हम जो पोम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फायर एंड आइस। तो सबसे पहले पोम पढ़ लेते हैं। फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So, in these four lines, poet is saying there are two ways in which the word can be destroyed. दो तरीके हैं जिससे वर्ड क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है या उसका विनाश हो सकता है। और वो दो तरीके क्या हैं, वो दो एलिमेंट्स क्या हैं जो इसको ख़त्म कर सकते हैं, या तो फायर या फिर आइस। दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, ऐसा साइंटिस्ट बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फायर और आइस को एज अ सिंबल यूज़ किया गया है, एज अ मेटाफर यूज़ किया है। किस चीज़ के लिए? फायर आपकी डिज़ायर है, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है ये, डिज़ायर फॉर समवन, डिज़ायर फॉर समथिंग। तो जब वो इतनी ज़्यादा हाइटेन हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो दैट इज़ फायर विद इन यू। और वो क्या करती है, वर्ड को ख़त्म करने की स्ट्रेंथ रखती है। एंड सेम विद आइस। आइस क्या है? अ सॉर्ट ऑफ हेट्रेड। जो आप मन में हेट रखते हैं वो क्या है? आइस है। सेकेंड स्टैंजा पढ़ते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अच्छा, मैंने लास्ट टू लाइन्स अभी डिस्कस नहीं करी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो नाउ पोएट इज सेइंग कि ये दोनों ही वर्ड को एंड कर सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, कि जो डिज़ायर है वो वर्ड को ख़त्म करती है। इसलिए जो फायर को फेवर करते हैं या जो ये बोलते हैं कि ये वर्ड एंड होगा फायर की वजह से, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब पोइट कह रहा है कि अगर यही वर्ड दो बार ख़त्म होना हो या दो बार ये ख़त्म हो सकता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मेरे हिसाब से इन दिस वर्ड देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेट विच कैन डिस्ट्रॉय दिस वर्ड। तो लोगों के मन में इतनी हेट है, जेलस है, कि उससे भी ये वर्ड ख़त्म हो सकता है। टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। और ये भी बहुत स्ट्रेंथ रखती है वर्ड को ख़त्म करने के लिए। कौन? आइस या हेट्रेड। एंड वुड सफाइस। और ये क्या होगी? सफिशिएंट होगी। सो दिस इज़ वेरी शॉर्ट पोम ऑफ 2 स्टैंजाज ओनली, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. Now see the question based on these extracts. First question, choose the correct statement about the given poem. ये जो पोम आपको दी गई थी उसके बेसिस पे आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? फायर एंड आइस आर इमेजेस। इमेजेस नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये दो सिम्बल्स हैं, ये मेटाफर्स हैं जो यूज़ किए गए हैं डिज़ायर और हेट्रेड के लिए। तो सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। फायर एंड आइस आर सिम्बल्स नॉट ऑफ नेचुरल डिजास्टर बट ऑफ ह्यूमैनिटीज एबिलिटी टू क्रिएट डिजास्टर ऑफ इट्स ओन। बिल्कुल सही। ये नेचुरल डिजास्टर, जो नेचर डिजास्टर करती है या जो नेचर की वजह से डिजास्टर होता है, उसके सिंबल नहीं है। दीज आर द सिंबल फॉर डिज़ायर। डिज़ायर क्या है? ह्यूमन एबिलिटी है। और दूसरा आइस, ये किसका सिंबल है? हेट्रेड का। ये भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो ये जो ह्यूमन की एबिलिटी है किसी डिज़ास्टर को क्रिएट करने की, उसको सिंबलाइज कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि कैसे ये वर्ड को एंड कर सकता है। एज वी नो, वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज देयर वॉज अ डिज़ायर इन रशिया कि वो लैंड को ऑक्यूपाई कर ले। उसकी वजह से क्या हो गया? वॉर स्टार्ट हो गई। एंड नाउ अ लॉट ऑफ पीपल हैड बीन डाइड। अभी तक कितने ही लोग मर चुके हैं, सिर्फ किस वजह से? डिज़ायर की वजह से। और यूक्रेन के लोगों के मन में भी हेट्रेड आती जा रही है। किसके लिए? रशियंस के लिए। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वो भी उनसे लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर ये बिटवीन टू नेशन या टू इंडिविजुअल ना रह जाए, पूरे वर्ल्ड में ये स्प्रेड हो जाए, सब आपस में लड़ने लगें या उनकी डिज़ायर इतनी बढ़ जाए, तो क्या होगा? इवेंचुअली पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। द सेम कंसेप्ट इज़
described in this poem. Coming to the second question, select the option that correctly classifies the connotation of fire and ice as suggested in the poem. तो पोम जो आपकी पोएम है इसमें क्या सजेस्ट किया गया है? रेज क्या है? एक तरीके का एंगर है, तो ये आपका हो जाएगा आइस। वायलेंस ये आप डिज़ायर में करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा फायर। इनडिफरेंस अगेन इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ आइस। इनडिफरेंस मतलब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना। हेट दिस इज़ टोटली आइस। So 1, 3, 4 will be ice and violence and greed will be fire. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। थर्ड क्वेश्चन, द पोम इज डैश पुट अक्रॉस बाय द पोट। तो ये जो हमने पोएम पढ़ी, ये जो पोइट कह रहा है, ये क्या है? हार्टफेल्ट अपोलॉजी? नो। अर्नेस्ट अपील? नो। वेंजफुल थ्रेट? नो। इट्स अ पावरफुल वार्निंग। ये एक वार्निंग दे रहा है कि अगर अभी भी हम नहीं संभले और हमने इस फायर और आइस को कंट्रोल नहीं किया, तो दीज टू एलिमेंट्स आर हैविंग पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय होल वर्ल्ड। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। द पोएट यूजेस द फ्रेजल वर्ब होल्ड विद। एक फ्रेजल वर्ब यूज़ करी जिसका नाम है होल्ड विद। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट choose the option that does not indicate a valid phrasal verb। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जो वैलिड फ्रेजल वर्ब को इंडिकेट नहीं करता हो। बिफोर आंसरिंग दिस, फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ होल्ड विद। होल्ड विद का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अग्री होना या अपना अप्रूवल देना या किसी चीज़ को सपोर्ट करना। होल्ड बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को करने के लिए विलिंग ना होना, हेजिटेट होना। और होल्ड ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए थोड़ी देर वेट करना। लेकिन होल्ड इनटू जैसा कोई भी फ्रेज एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, पिक द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू। तो ऐसा ऑप्शन आपको चूज़ करना है जो सही नहीं है। अबाउट द पोइट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। तो जो एक्सट्रैक्ट अभी हम पढ़ के आए हैं उससे हमें पोइट के बारे में कुछ पता चला, और अब हमें वो ऑप्शन चूज़ करना है जो पोइट के बारे में सही नहीं है। पहला देखते हैं, इज़ इंक्लाइंड टू बिलीव दैट द वर्ल्ड वुड मोस्ट लाइकली एंड विथ फायर। हाँ, पोइट तो होल्ड विद वो सपोर्ट कर रहा था किसका? उन लोगों का जो कह रहे थे कि फायर से ही ये वर्ल्ड ख़त्म होगा, तो इसका मतलब ये सही हुआ। सेकेंड ऑप्शन, हैज़ हर्ड डिवाइडेड ओपिनियंस अबाउट द वे द वर्ल्ड वुड एंड इन ऑल लाइकलीहुड। हाँ, उसने बहुत सारे ओपिनियंस सुन रखे थे कि वर्ल्ड ऐसे ख़त्म हो सकता है या फिर वर्ल्ड आइस से ख़त्म हो सकता है। ऑप्शन बी भी सही है, तो ये हमारा डिज़ायर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। सी पर आते हैं, प्रीचेस लव एंड काइंडनेस टू कॉम्बेट द स्प्रेड ऑफ हेट अमंग ऑल। उसने कहीं पे भी ये प्रीचिंग नहीं करी कि आप प्यार से रहिए, दया के साथ रहिए, काइंडनेस शो करिए। तो ये सी ऑप्शन ही एक्सट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में गलत हो गया, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली टोन ऑफ द पोएट इन द लाइन्स। अब ये जो लाइन दी गई हैं इसमें हमें पोएट का टोन बताना है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। जब उसने बोला कि आइस भी बहुत ग्रेट है वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए, तो उसका टोन क्या था? वो सीरियस था या हंस रहा था या बहुत ही सेलिब्रेटरी था? तो उसका टोन सरकास्टिक था। उसका द टोन वॉज सरकास्टिक। सो वी हैव डन विद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ वर्ड लिमिट 20 to 30 वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फायर एंड आइस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1920। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट माइट हैव इन्फ्लुएंस द थीम ऑफ द पोम। तो देखिए उसने क्यों बोला था कि फायर या
आइस की वजह से वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है, क्योंकि जब ये पब्लिश हुई थी उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम चल रहा था। तो उसमें उसने देखा कि कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों ने अपनी जान खो दी, सिर्फ किस लिए? डिज़ायर के फुलफिलमेंट के लिए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज द फर्स्ट ग्लोबल वॉर। देयर वॉज डिस्ट्रक्शन ओवर ऑल द कॉन्टिनेंट्स। तो वो पहली ऐसी वॉर थी जो ह्यूमन स्पीशीज़ ने एक्सपीरियंस करी, और उसमें सारे कॉन्टिनेंट्स में डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन था। परहैप्स दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड द पोम। हो सकता है इस यही रीज़न रहा हो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फिर ये पोम लिखी, क्योंकि इतना ब्लडशेड देखने के बाद उनके दिमाग में ये थॉट आया होगा कि दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर सकते हैं। वेयर द पोएट एलेबोरेट्स ऑन द कॉजेज दैट कुड हैव लेड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ही सेज दैट ईदर ग्रीड और हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो अकॉर्डिंग टू पोएट या तो ग्रीड और या फिर हेट्रेड ही इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बोथ दीज फैक्टर्स वर प्रेजेंट इन द वॉरिंग फैक्शंस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये दोनों फैक्टर्स ही उन्होंने कहाँ देखे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखे। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, क्रिएट अ टैगलाइन। अच्छा, आपको एक स्लोगन लिखना है इस पोम को पढ़ने के बाद। तो ग्रीड एंड हेट्रेड द टू मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ द डिस्ट्रक्शन। तो ग्रीड और हेट्रेड दो सबसे पावरफुल वेपन्स हैं किसके लिए? ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन के लिए। आप 40 to 50 वर्ड लिमिट वाले क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। द टोन ऑफ द स्पीकर कंट्रास्ट्स विद द सीरियसनेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो जैसा अभी हमने देखा कि उसका टोन क्या था? sarcastic। और ये जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस सब्जेक्ट पर उसने पोएम लिखी है कि कैसे वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा, तो दिस इज समथिंग ऑफ रिलेटेड टू सैडनेस। ये थोड़ी दुख की बात है, और उसमें वो टोन कैसी यूज़ कर रहा है? बिल्कुल sarcastic टोन यूज़ कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों आपस में कंट्रास्ट करते हैं, बोथ आर कंट्रास्टिंग ईच अदर। इसको आप जस्टिफाई करिए। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ अ सीरियस इशू, जो कि बहुत सीरियस इशू है। नो वन वुड वॉन्ट दिस टू हैपन। कोई नहीं चाहता ये हो। हाउएवर द पोएट यूजेस वर्ड्स लाइक आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फिर भी पोएट कह रहा है कि मैं उनका सपोर्ट करता हूँ जो ये मानते हैं कि ये वर्ल्ड फायर में एंड होगा, विच शोज दैट ही वॉन्ट्स द वर्ल्ड टू एंड। जिससे ये लगता है कि पोएट चाहता है कि ये वर्ल्ड एंड हो जाए। हिज वर्ड्स टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। फिर वो ये भी कह रहा है कि आइस से भी वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है। आर sarcastic in nature. He says that ice is great for destruction, however, he does not want this to happen. उसने ये कहा ज़रूर कि वो सफिशेंट है वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि पोइट यही चाहता है। तो जो टोन है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो आपस में कंट्रास्ट करते हैं। फायर एंड आइस प्रोजेक्ट्स अ पेसिमिस्टिक आउटलुक कॉमेंट। ये जो पोएम है एक बहुत ही पेसिमिस्टिक मीन्स निगेटिव सा आउटलुक देती है, बहुत निगेटिव सी फीलिंग देती है कि एक वर्ल्ड है अच्छा नेचुरल चीज़ों से भरा हुआ, हम उसके एंड होने की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड एंड कैसे होगा। तो ये काफ़ी नेगेटिव वाइब्स देता है, बहुत ही पेसिमिस्टिक आउटलुक देती है ये। तो इस पे आपको अब कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, देखते हैं। द पोएम टॉक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसमें एंड ऑफ द वर्ल्ड डिस्कस किया गया है। दिस थीम इज़ नेगेटिव। तो ये जो थीम ही है पोएम की, ये काफ़ी नेगेटिव है। एज इट टॉक्स अबाउट डिस्ट्रक्शन, तो क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन किसी क्रिएटिव चीज़ के बारे में बात ना करके किसी डिस्ट्रक्टिव चीज़ के बारे में बात कर रही है। The poet says that both fire, which represents greed, and ice, which stands for hatred, can destroy the world. पोइट इसमें ये कह रहा है कि वर्ल्ड कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है, या तो ग्रीड से और या फिर हेट्रेड से। और उसको सिंबलाइज कैसे किया है? ग्रीड को फायर से और हेट्रेड को आइस से। Thus it makes the reader sad. तो इससे क्या हो जाता है? रीडर को उतनी पॉजिटिविटी नहीं मिलती, वो थोड़ा सा दुखी भी हो जाता है। बिकॉज नो वन वॉन्ट्स द वर्ल्ड टू गेट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि इवेंचुअली कोई नहीं चाहता कि ये वर्ल्ड क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस,
in the context of volcanic eruption, forest fire, meteor collision, melting ice caps, etc. तो ये जो दो लाइंस अभी हमने ऊपर पढ़ी थी उनको हमें जस्टिफाई करना है किसके कॉन्टेक्स्ट में, ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं या आइस कैप्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं या फॉरेस्ट में फायर लग जाती है, तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि या तो आग से हमारा वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस कैप यानी आइस से ख़त्म हो सकता है. तो बस इसी को हमें इवेल्युएट करना है यहाँ पे कि हाउ मच दिस इज़ ट्रू. This line from the poem is justified by the example given. ये जो लाइन है ये जस्टिफाइड है दिए हुए एग्जाम्पल से. देखते हैं एग्जाम्पल क्या है. द फोर्सेस ऑफ नेचर कैन ऑल्सो कॉज अ सिमिलर इम्पैक्ट. जो ह्यूमन ग्रीड और ह्यूमन हेट्रेड से हो रहा है वो नेचर के फोर्सेस से भी हो सकता है. कैसे? कैलेमिटीज़ ड्यू टू हीट. अब जो हीट की वजह से कैलेमिटीज़ आती हैं लाइक वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर या मेटियोर कोलिजन, ये सब क्या करते हैं? कैन बर्न एवरीथिंग. हर चीज़ को जला सकते हैं. जब हर चीज़ जल जाएगी तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड विल एंड एज इट वॉज इन स्टार्टिंग बिगिनिंग. अर्थ यूज टू बी अ पार्ट ऑफ सन, देन ग्रेजुअली इट कूल डाउन. On the other hand, melting of ice caps can also increase the sea level. अब ये ice caps जब सारे melt हो जाएंगे तो sea level बढ़ जाएगा. sea level बढ़ जाएगा तो बहुत सारे land escape क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे. And cause submergence which will ultimately lead to the end of the world. तो ये बिल्कुल statement सही है कि either world is going to be end due to fire or ice. Now coming to the third category of the question answers, दैट इज़ 100 to 120 वर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. तो पहला क्वेश्चन जो CBSE क्वेश्चन बैंक में दिया गया है वो है इमेजिन दैट नेल्सन मंडेला रेड फायर एंड आइस. तो जो सेकेंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला, आप ये सोचिए कि उन्होंने फायर एंड आइस पोम को पढ़ा. एज मंडेला राइट अ डायरी एंट्री associating the impact of troubled history of South Africa with the idea expressed in the poem. तो इसमें देखिए इसमें दोनों पोएम और चैप्टर को मिक्स कर दिया गया है. इसमें आपसे बोला गया है कि आप मिस्टर मंडेला हैं और आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है. किसके कॉन्टेक्स्ट में? इसी पोएम के कॉन्टेक्स्ट में. इसमें जो थीम डिस्कस करी गई है उसके कॉन्टेक्स्ट में. और उसमें मंडेला किसके बारे में लिखेंगे? जो उनके कॉमरेड्स थे, जो उनके नेटिव पीपल थे, उनके साथ कितना परसिक्यूशन हुआ या उन्होंने कितना स्ट्रगल किया. और देखिए आपको हिंट भी दिया गया है. यू मे बिगिन लाइक दिस. टुडे व्हेन आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आई कांट हेल्प रिकॉलिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस. तो देखते हैं कैसे हम डायरी एंट्री लिख सकते हैं. 10th May 1994 ट्यूसडे 10 PM. डियर डायरी, टुडे when I am the president of South Africa, I can't help recalling Robert Frost's Fire and Ice. तो आज जब मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पढ़ी हुई पोम को रिकॉल करने से अपने आप को रोक नहीं सकता. My countrymen faced oppression and adversities caused by both desire and hatred. तो मिस्टर मंडेला कह रहे हैं कि मेरे यहाँ जो लोगों ने परसिक्यूशन फेस किया वो इसलिए फेस किया क्योंकि जो वाइट पीपल थे उनके अंदर एक डिज़ायर थी डोमिनेंट होने की. इस वजह से उन्होंने फेस किया. अब देखिए यहाँ पे पोएम की थीम को मिक्स करके डायरी लिख रहे हैं. तो आजकल CBSE क्रिएटिव राइटिंग स्किल पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है. वी हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ सच क्रूएलिटी. हम इस क्रूएलिटी के विक्टिम रह चुके हैं. द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका स्पेंट 50 years इन द स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. हमने अपने 50 साल सिर्फ इस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकलने में स्ट्रगल किया. एंड दैट डिस्क्रिमिनेशन वॉज बेस्ड ऑन कलर ऑफ स्किन. वो सिर्फ स्किन के कलर पे बेस्ड था कि अगर आप ब्लैक हो तो आप डिप्राइव ऑफ हो जाओगे सारे राइट से और वाइट हो तो आप डोमिनेंट रहोगे. टुडे व्हेन वी हैव गेन्ड फ्रीडम इट इज़ लाइक आवर वर्ल्ड हैज़ गेन्ड लाइफ. और आज जब हमको फ्रीडम मिल गई है तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पूरे वर्ल्ड को एक नया जीवन मिल गया है. टिल नाउ वी वर डेड बिकॉज आवर फ्रीडम हैड बीन स्नैच्ड अवे फ्रॉम अस. अभी तक हम क्या थे? डेड. क्यों? क्योंकि हमारी फ्रीडम हमसे छीन ली गई थी. आई अग्री विद रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्यू दैट बोथ फायर एंड आइस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. और मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के व्यू से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये फायर
और आइस, दो ही ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे वर्ल्ड को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर किसी चीज़ को लेके कीन डिज़ायर हो जाती है तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं. बाय हुक और क्रूक यू want to get the same. However, I feel this ice is stronger than fire. लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ, what I feel, that ice is stronger than fire. Hatred can cause much more destruction as compared to greed. जो hatred होती है वो ज़्यादा destruction create कर सकती है instead of greed, instead of desire. So this was the answer for question number 2. Question number 1, sorry. Now coming to the question number 2. Most of your classmates, like Frost, feel that man's greed and rage or hate would lead the world to its destruction. जैसे फ्रॉस्ट का व्यू था वैसे ही तुम्हारे बहुत सारे क्लासमेट्स सेम व्यू रखते हैं. You feel that the fire and ice in mankind can be addressed to create a harmonious world. अब what do you think? तुम क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हैं कि इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं हेट्रेड वाली, ये एड्रेस की जा सकती हैं, इनका सल्यूशन है अगर हम एक बहुत ही कॉर्डियल वर्ल्ड इस्टेब्लिश कर दें जहाँ पे लव स्प्रेड हो, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो. तो राइट अ स्पीच फॉर योर क्लासमेट्स एक्सप्रेसिंग योर बिलीव्स विद रिस्पेक्ट टू द पोम. तो आपको एक स्पीच लिखनी है जो आप अपनी क्लासमेट्स को सुनाने जा रहे हैं, और वो किसके कॉन्टेक्स्ट पे, किसके रिस्पेक्ट में आपको लिखनी है, पोइम के रिस्पेक्ट में. तो देखते हैं आंसर. अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग स्किल एंड इट कैन बिकम अंडर हॉट्स कैटेगरी. आंसर पे आते हैं. आई डोंट सपोर्ट द पेसिमिस्टिक व्यू प्रेजेंटेड इन द पोएम. तो मैं पोएम में जो पेसिमिस्टिक व्यू प्रेजेंट किया गया है उसका सपोर्ट नहीं करता या नहीं करती. फायर एंड आइस रिप्रेजेंट डिज़ायर्स एंड इंडिफरेंस. जो फायर एंड आइस पोम है वो डिज़ायर को दिखा रही है या इंडिफरेंसेस को दिखा रही है. डिज़ायर क्या है, फायर, और इंडिफरेंसेस क्या है, आइस. बोथ दीज एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी. और मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही एलिमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ह्यूमैनिटी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. क्योंकि अगर मान लीजिए आपके अंदर डिज़ायर ही नहीं है, सो वाई डू यू वर्क, आप काम क्यों करेंगे. वाई डू यू स्टडी, वाई आर यू स्टडिंग, बिकॉज यू हैव अ सॉर्ट ऑफ डिज़ायर. पर हाइट पर किसी की इंटेंसिटी जब बढ़ जाती है तो वो फिर डेंजरस हो जाता है. डिज़ायर्स एंड वांट्स आर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड सो मैनी इन्वेंशंस. तो डिज़ायर्स और वांट्स, ये जो इच्छाएं होती हैं, यही ड्राइविंग फोर्स होती हैं, यही मेन रीज़न होती हैं किसी भी इन्वेंशन के लिए. व्हाट इफ़ आइंस्टाइन वुड नॉट हैव एनी डिज़ायर, उसके अंदर डिज़ायर नहीं होती तो क्या होता, कोई इन्वेंशन होता नहीं. विच इवेंचुअली इम्प्रूव आवर लाइफ स्टाइल. तो अकॉर्डिंग टू यू या अकॉर्डिंग टू मी, डिज़ायर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इट्स लाइफ स्टाइल. मैन वर्क्स टू फुलफिल हिज डिज़ायर. क्योंकि इंसान अपनी डिज़ायर के फुलफिलमेंट के लिए ही काम करता है. सो डिज़ायर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. सो इट इज़ अ वेरी important part of our life. Also, indifferences leads to competitive spirit. If everyone would be equal, सब बराबर होंगे, कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, there would be no variety. If there would be no variety, so there would be no feeling of competitiveness. अभी भी आप मार्केट में देखिए तो कुछ अंतर है, तभी तो आप चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं ना, कि अच्छा इसमें ये है तो हम ये परचेज़ कर लेते हैं. तो इट इज़ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस विच ड्राइव्स अस टू एक्सेल इन आवर फील्ड ऑफ वर्क. और जो हमको कहाँ ले जाती है, हमारी फील्ड में एक्सेल की तरफ, यानी हमारी फील्ड में हमको सुपीरियर बनाती है. फॉर एग्जाम्पल, इन योर क्लास अ स्टूडेंट इज़ देयर हु सिक्योर्स गुड मार्क्स. सो वॉट यू आर फीलिंग आफ्टर सीइंग दैट पर्टिकुलर स्कोर, कि मुझे भी इतने नंबर लाने चाहिए. तो इनडिफरेंस इज़ क्रिएटिंग अ स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस. आप उसको देख कर सोच रहे हो कि नहीं, आई शुड कम्पीट हर और हिम. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट.
दिस ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन ऑल ऑफ अस, और इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने अंदर का बेस्ट ढूंढ सकते हैं. As we know that excess of everything is bad. जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेस तो हर चीज़ की ख़राब है. सो इज़ द केस विद बोथ दीज एलिमेंट्स ऑल्सो. तो फायर और आइस के साथ भी वैसा ही है. जब ये एक्सेस में हो जाएंगे तब तो ख़राब ही हैं, बट इन अ लिमिटेड proportion these are the driving forces for the improvement and development of humanity. However, we need everything in moderation. हर चीज़ लिमिट में होना चाहिए to live a well balanced life. Balancing is quite important of anything. Thus, we can conclude that fire and ice are beneficial elements of human survival. So now I am concluding my speech that the poem विच यू पीपल होल्ड विद, या जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी पेसिमिस्टिक है. लेकिन अकॉर्डिंग टू मी both the elements are important for human survival unless they are explored beyond a certain level, जब तक वो एक certain level के ऊपर ना पहुँच जाएं. So this was the question bank. This was the question bank which we have discussed for poem number 2, Fire and Ice. And this is all for today. Keep watching. Thank you.